अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब को ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में रखें। हम मखारिज पढ़ रहे थे और मखारिज सीरीज़ में हमारा मखरज चल रहा है लसानी मखारिज के अंदर हरूफ तरफिया या हरूफ ज़ल्क़िया, यानी कि इस मखरज को दो नामों से जाना जाता है। इन मखारिज में जो हरूफ आते हैं उनको हरूफ तरफिया भी कहते हैं और हरूफ ज़ल्क़िया भी कहते हैं। इसमें 3 हरूफ आते हैं, लाम, नून और रॉ। लास्ट लेक्चर में हमने लाम के मखरज को देखा था कि उसकी अदायगी किस तरह से की जाती है, और इस लेसन में, आज के लेसन में हम इंशाल्लाह नून के मखरज को पढ़ेंगे। नून के मखरज की अदायगी किस तरह से होती है ये देखते हैं। तरफुल लिसान जब उनियाब से लेकर सनाया के दांतों की जड़ों से मिले तो नून अदा होता है। तरफुल लिसान यानी कि ज़ुबान का किनारा जब उनियाब से लेकर सनाया के दांतों की जड़ों से मिले। सनाया जो हमारे सामने वाले ऊपर के दांत होते हैं दो, उनको सनाया कहा जाता है, और अनियाब होते हैं नुकीले दांत। तो नुकीला जो हमारा ऊपर की तरफ दांत है वो उस नुकीले दांत से लेकर सनाया तक के दांतों की जो जड़ होती है, यानी कि अंदरूनी हिस्से, उसकी जड़ से जब ज़ुबान लगती है तो हर्फ नून अदा होता है। तो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसमें लिसान की तरफ इस्तेमाल हो रही है। नून के मखरज की अदायगी में लिसान इस्तेमाल हो रही है। लिसान की कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है? तरफ इस्तेमाल हो रही है। दांत कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? उनियाब से लेकर सनाया तक। उनियाब कौन सा दांत है? नुकीला दांत। और सनाया कौन से दांत हैं? ऊपर वाले सामने के 2 दांत। तो नुकीले दांत से लेकर जो हमारे सनाया के दांत हैं वहाँ तक ज़ुबान का जो किनारा है वो दांतों की जड़ों से जब मिलता है तो हर्फ नून अदा होता है। जी, अब हम डायग्राम के ज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे मखरज को। नून के मखरज को जब हम इन डायग्राम्स के ज़रिए से समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम जो हमने लसानी मखारिज किए थे तो उसमें भी आपके साथ शेयर की गई थी। जब लिसान के हिस्से और दांतों की डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई थी उसमें भी आपने इसको पढ़ा था। आपको पता है कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये तरफुल लिसान कहलाता है। इसी येलो पार्ट में जो बिल्कुल ज़ुबान का की टिप है, जो ये वाली जगह है, ये रअसुल लिसान कहलाती है, जो ज़ुबान की नोक भी हम इसको कहते हैं। तो जो नून का मखरज है उसमें ये तरफुल लिसान इस्तेमाल हो रही है, येलो पार्ट, ठीक है। और क्योंकि उसमें ज़ुबान की नोक भी अदायगी में इस्तेमाल हो रही होती है, रअसुल लिसान भी इस्तेमाल हो रही होती है, तो हम इनको हरूफ ज़ल्क़िया में भी लेकर आते हैं। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है येलो पार्ट, उसको तरफुल लिसान कहते हैं। तो तरफुल लिसान में रअसुल लिसान अगर हम नहीं नाम लेते तो वो ऑब्वियस है कि वो शामिल है, ठीक है। इसलिए जब हमने मखरज को डिफ़ाइन किया था तो हमने वहाँ पे तरफुल लिसान कहा है। बस इतनी बात कहेंगे तो उसमें हमारा रअसुल लिसान भी आ जाएगा। नून जो है वो लसानी मखारिज में आता है, यानी नून ऐसा मखरज है जो ज़ुबान से अदा होता है, इसलिए हम नून को लसानी मखारिज में लेकर आएंगे, ठीक। और फिर अब इस ख़ास मखरज को एक नाम भी दे दिया गया, वो है कि ये हरूफ तरफियाँ हैं, यानी कि ये लिसान की तरफ से अदा होते हैं। फिर इनको हरूफ ज़ल्क़िया भी कहा गया। ज़ल्क़िया क्यों? क्योंकि ज़ल्क़ जो है वो नोक को कहते हैं, तो इसमें ज़ुबान की नोक भी इस्तेमाल हो रही है, इस निस्बत से इनको हरूफ ज़ल्क़िया भी कहा जाता है। इस हिस्से में जहाँ पे तरफुल लिसान है ये हमारे कौन कौन से दांतों को इस्तेमाल कर रही है, कौन कौन से दांतों की जड़ों को टच कर रही है? अनियाब। अनियाब है ये नुकीला दांत, यहाँ से लेकर साथ रुबाई आ रही है, एक दांत, और फिर 2 सनाया के दांत हैं, ठीक है। 2 दांत सनाया के हैं, तो ये कुल मिलाकर एक तरफ को अगर हम देखें तो 4, और फिर दूसरी तरफ भी 2 दांत,
یعنی کہ یہ دو سامنے کے تو راس اللسان والی جگہ آ گئے نا، مطلب یہاں پہ یہ دو دانت تو کامن ہو گئے، اور دوسری طرف بھی ایک رباعی اور ایک انیاب آ جائے گا. تو اس میں کل ملا کر کتنے دانت استعمال ہو رہے ہیں؟ 1 2 3 4 اور یہ 5 اور یہ والا انیاب لے کر 6 دانت جو ہے نون کے مخرج میں استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ نون کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانت استعمال ہوتے ہیں، اور دانتوں کی جڑوں کو زبان لگتی ہے. کون سا حصہ زبان کا؟ طرف اللسان. تو پھر یہ مخرج ادا ہوتا ہے. نون کی ادائیگی اب آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو یہ مخرج جو ہے اس کو میمورائز کرنا بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا. کیونکہ اب آپ دیکھیں نون کو ادا کر کے، نون نون، تو حرکات کے ساتھ پڑھتے ہیں، نا نی نو، نا نی نو. پھر حمزہ کو حرکات دیتے ہیں اور نون کو ساکن کرتے ہیں، اور پھر پڑھتے ہیں ان 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 ان. نون مشدد، نون میں صفت غنہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب نون مشدد آئے گا تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہے. کس طرح سے کریں گے؟ ان 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 ان. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا کہ نون جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر نون میں صفت غنہ پائی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں پھر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور غنہ کی مقدار ہوگی 2 حرکت کے برابر. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے ہے من نطفۃ، من نطفۃ. تو یہ نون مشدد کی مثالیں تھیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم صرف من کو دیکھیں تو آپ پڑھیں من، تو آپ دیکھیں کہ نون میں جو ہے وہ غنہ کی صفت پائی جاتی ہے. اگر ہم صرف من کو بھی پڑھیں گے تو من، ناک میں آواز جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ نون جب ہم ادا کرتے ہیں تو ناک میں آواز جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نون میں جو ہے وہ غنہ کی صفت پائی جاتی ہے. اگر ہم نون مشدد کریں گے تو پھر وہ غنہ جو ہے وہ 2 حرکت کے برابر کریں گے. من نطفۃ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا سیکھنا، میرا سکھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.